मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सर ने ये बताया कि प्रोग्राम जो है वो बेसिकली सेव एजुकेशन सेव नेशन की थॉट पे है, यही है सर? वो बहुत ही सामयिक है और इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्र तो तभी बचेगा जब एजुकेशन बचेगी। इसमें भी कोई हमारे पास कोई दो थॉट हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी विकास का नारा देते हैं तो विकास तो एजुकेशन से ही आ सकता है और कोई रास्ता दुनिया में है ही नहीं जिसके द्वारा विकास आप कर पाओ। और उन्होंने इसी विकास की गति को तेज़ करने के लिए हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें परिवर्तन की मुहिम जो है सरकार ने शुरू की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप सभी लोग वाकिफ़ हैं इससे, 2020 का डॉक्यूमेंट वो लोग लेके आए हैं। उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। सवाल ये है कि वो किसको प्रभावित करेगा और कैसे प्रभावित करेगा, ये एक विषय है मेरे हिसाब से। स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा वो लोग हैं जो इस तरह के हायर एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन में जो लोग काम करते हैं वो लोग हैं इसमें। और स्टूडेंट्स इसलिए कि भाई स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाएगा ये इसका मुख्य विषय रहेगा कि भाई क्या उनको उनका सिलेबस क्या होगा। जो सुनील कह रहे थे कि करिकुलम क्या होगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषय है इसके अंदर। न्यू एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर, इसके लिए सरकार की तैयारियां हैं पूरी की पूरी, और उनका अपना एक टीचर्स का ग्रुप है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और काफ़ी बड़ा ग्रुप है उनके पास। और उन्होंने जो शुरुआत की है वो इतिहास के साथ शुरुआत की है। इतिहास का सिलेबस उन्होंने बदल दिया है, स्कूल्स का भी बदल दिया है। स्कूल के मेरे साथी हैं जो मेरे से ज़्यादा इसमें जानते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ टीचर्स हैं जो हिस्ट्री के टीचर्स हैं, मुझे मालूम है कि वो कहाँ जुड़े हुए हैं, उनका क्या परसेप्शन है, क्या व्यूज़ हैं। वो लगातार सिलेबस कमेटी में गए बोर्ड के अंदर। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उसमें उनका सेकंड पार्ट है। तो पहला फेज़ है उनका स्कूल एजुकेशन, 6ठी से लेके 10वीं 12वीं तक का इतिहास का सिलेबस एक बात। इसके बाद उनका सेकंड फेज़ है कि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उसका सिलेबस चेंज, वो दूसरा सवाल है। तो एक तो ये स्टूडेंट्स की सिलेबस का इसमें विषय है जो उनको प्रभावित करेगा। हमारे लिए तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जो लोग जॉब में हैं, जॉब आगे नहीं होंगे उस पर भी बहुत ज़्यादा सबको मालूम है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं लगाना चाहता। और ये भी है कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जिस तेज़ी से इन्होंने परिवर्तन किया, तो वहाँ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो सुनते नहीं हैं। जैसे कुरुक्षेत्रा का एग्जाम्पल दे रहे थे डॉक्टर साहब कि कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है सोमनाथ सचदेवा जी, वो NIT कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र में आ गए, वो सुनते नहीं है किसी की। और ये दुर्भाग्य है कि उससे पहले का जो वाइस चांसलर था, जो अब हायर एजुकेशन काउंसिल का चेयरमैन उसको लगा दिया है, शर्मा जी, कुठियाड़ा साहब चले गए तो चेयरमैन उन्होंने कर दिया है पक्का उसको। वो भी नहीं सुनते थे क्योंकि वो एक ख़ास थॉट प्रोसेस से मैच्योर होके वो लोग आए हुए हैं, तो वो लोग नहीं सुनते थे। दिक्कतें बहुत आएंगी, टीचर्स को भी आएंगी, नॉन टीचिंग को भी आएंगी। हायर एजुकेशन में सारा सेटअप ही चेंज हो जाएगा। जिस तरह के स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट आप पैदा करते थे वो नहीं करेंगे। फिज़िक्स का विद्यार्थी तो हो सकता है इकोनॉमिक्स पढ़ ले, लेकिन हरियाणा के अंदर आर्ट्स का विद्यार्थी फ़िज़िक्स पढ़ेगा, ये मेरे को नहीं लगता। ये जस्ती नहीं है बात कि जिसने हिस्ट्री पोल साइंस ऑप्ट किया था वो ये मान के किया था कि भाई सब तो आसान है, और वो फिज़िक्स पढ़ने जाएगा उसके साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ने जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ इन्होंने CBCS सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है बंसीलाल यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वो उसका 3rd ईयर में पहुँच गया अब CBCS जो सिस्टम है,
और मैं ये कह रहा था कि इस सिस्टम के अंदर हरियाणा का विद्यार्थी कम से कम डिग्री नहीं ले सकता। ये 1 साल के बाद पता भी लग जाएगा कि बंसीलाल यूनिवर्सिटी से कितने जो छात्र हैं वो डिग्री लेके निकले, नहीं निकलेंगे। उनको वो क्रेडिट सिस्टम समझ में नहीं आया। समझ में नहीं इसलिए नहीं आया कि वो बहुत ज़्यादा टफ होगा, ऐसा भी नहीं होगा। समझ में इसलिए नहीं आया कि वो समझाया नहीं गया। सरकार उसको समझाना नहीं चाहती। सरकार ने टीचर्स को ही नहीं समझाया जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारी ही कोई वर्कशॉप नहीं हुई, उनके अपने 2-4 लोग हैं, वो जाते हैं जगह जगह। वो ये नहीं समझाते कि CBCS लागू कैसे होगा, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कॉलेज को क्या चाहिएगा, कॉलेज को कुछ एक्स्ट्रा और भी स्पेशलाइज्ड लोग चाहिएंगे ये क्रेडिट पूरे करने के लिए। इसमें हॉबी है, इसमें दूसरे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, उसमें 2 क्रेडिट ऐसे हैं जो वो स्टूडेंट सोसाइटी में जाके अर्न करेगा कि सोसाइटी में वो कोई प्रोजेक्ट करेगा, उसके बाद वो प्रोजेक्ट होगा इवेलुएट और उसके बाद वो डिग्री लेगा। तो कोई स्टूडेंट सोसाइटी में जाके क्या करेगा ये मुझे ही नहीं मालूम कि मैं उससे क्या करवाऊंगा, तो वो क्या करके आएगा, इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। वाइस चांसलर से बात हुई, हमने उसको कहा कि आप इस पे कोई वर्कशॉप करो। बोला डॉक्टर साहब ये तो आपकी तरफ से डिमांड आनी चाहिए कि इस पे वर्कशॉप करो। मैंने कहा इम्प्लीमेंट तो आप कर रहे हो, डिमांड तो आपकी तरफ से आनी चाहिए कि आप कोई वर्कशॉप करो। भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को डिग्री देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, तो एजेंडा आपका है ना। आप रखे कॉलेजेस में वर्कशॉप, बोला रख देते हैं, आप कह रहे हो तो। मैंने कहा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं समझ लो कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा इस बात को, तो क्या आप वर्कशॉप नहीं रखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडॉकिज़म है ये, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बैठे हुए हैं, वो चाहे हरियाणा सरकार के अंदर बैठे हुए हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स बैठे हुए हैं, एडॉकिज़म है वो केवल मात्र मंत्री जी को पता नहीं एजुकेशन पॉलिसी क्या है। इससे पहले वाले मंत्री जो हायर एजुकेशन को देखते थे, हमने कॉन्फ्रेंस की थी कैथल में, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी वहाँ गए थे उस कॉन्फ्रेंस में। उसमें मंत्री जी को आना था तो उन्होंने कहा कि भाई इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे 2 पन्ने लिख के दे दो तो मैं वो ही बोल दूंगा। हालात ये हैं कि मंत्री ने एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा नहीं है कि इसमें क्या है, 2 पन्ने लिख के दे दो। मैंने कहा जी ये तो एसोसिएशन तो अपने पर्सपेक्टिव से लिख दी। बोले यार लिख दो, मैंने क्या फ़र्क पड़ा इस बात पे, मैंने तो बोलना है एक बार। हालांकि वो नहीं आए, वो दूसरी बात है कि वो एंड टाइम पे ऑनलाइन था वो सारा सिस्टम, वो ऑनलाइन नहीं हुए। मैं ये नहीं चाहता, वो आज के मंत्री जो आए दूसरे वाले वो भी ऐसे ही है, कोई अंतर नहीं है। शर्मा जी हैं, मूलचंद जी। तो हरियाणा की हायर एजुकेशन पे यदि मैं बात करूं तो जो मंत्री देख रहा है जिस विभाग को, उस मंत्री को ये नहीं मालूम कि ये नीति क्या है और ये नीति लागू कैसे होनी है और इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो ये नहीं देख रहे। वो केवल मात्र एक पक्ष देख रहे हैं। वो पक्ष ये है कि भाई ऊपर से इंडिकेशन है सिलेबस बदलना है, और ख़ासकर साइंस का और इतिहास का सिलेबस बदलना है। बाकी इकोनॉमिक्स में भी कम में पढ़ा रहो, बाकी दूसरे हैं उनमें भी कुछ पढ़ा रहो, साइंस बदलनी है और इतिहास बदलना है। ये 2 चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली जा रही हैं, दोनों पे काम हो रहा है, दोनों में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ लगातार काम कर रही हैं। अब CBCS के ऊपर अब जो नया सोने पे सुहागा आ गया वो NEP आ गई, क्योंकि ये उसकी प्रीलिमिनरी स्टेज थी जो पूरी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब NEP आ गई, कुरुक्षेत्र में लागू होगी, जींद में भी लागू होगी। बाकी लोग थोड़ा सा ठिठक गए कि सेटअप नहीं था, तो अगले साल आ जाएगी। साथियों दिक्कत जो दूसरी है जो समझनी पड़ेगी वो ये है कि वाइस चांसलर भी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। व्यवहार इसलिए कर रहे हैं कि रिसोर्सेज का प्रेशर है बहुत भयंकर यूनिवर्सिटीज़ पे। मुख्यमंत्री साहब कह देते हैं अपना पैसा जुटाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ, सरकार नहीं देगी। अब अगर ये हालात हैं तो फिर वाइस चांसलर के सिर पे रहता है ये कि भाई उसको भी कुछ पैसा चाहिए, वो भी कुछ पैसा दे के जब लग के आया है तो वो भी कुछ लेके जाएगा। अब लेके जाएगा तो कुछ काम करेगा, पैसे होंगे यूनिवर्सिटी में तभी तो पैसे मिलेंगे। इसलिए उन्होंने नए तरीके ईजाद करने शुरू कर दिए। रोहतक में जैसे इन्होंने कर दिया, बट डिस्टेंस एजुकेशन का इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन बना दिया। अब सारा मटेरियल एक बार तैयार करेंगे, ऑनलाइन डाल देंगे, विद्यार्थी एडमिशन लो, ऑनलाइन पढ़ लो। पहले PCP लगाते थे, उसकी भी ज़रूरत नहीं रही, ऑनलाइन पढ़ो, अपने पेपर दो, ऑनलाइन दे दियो।
पेपर देने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन बैठ के कंप्यूटर पे दे सकते हैं। अब सवाल ये कि देखने में बहुत आसान चीज़ लगती है ये, कि इसमें परेशानी क्या है। परेशानी ये है कि इसका जो ऑफलाइन एजुकेशन है उस पर क्या प्रभाव गया। ऑनलाइन की तो कोई लिमिट नहीं, बच्चा अगर MDU में 1 लाख एडमिशन लेता है, उसमें से पहले 10,000 ऑनलाइन था, अब 60,000 ऑनलाइन चला गया, तो ऑफलाइन कहाँ जाएगा फिर। तो ये जो सेटअप है कॉलेजेस का, इसका क्या होगा, और वो दिखाई दे रहा है। अगर पिछले 2 साल के एडमिशन्स अगर आप देखेंगे हरियाणा के अंदर, तो पिछले 2 साल के एडमिशन्स में साइंस और कॉमर्स हरियाणा के सभी कॉलेजेस, चाहे वो एडेड कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सबसे ख़त्म हो गई है। केवल मात्र बची है आर्ट्स। एडमिशन की मारा मारी है आर्ट्स स्ट्रीम में, साइंस और कॉमर्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये देखने में चीज़ बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसा करवा रही है। सरकार का एक एजेंडा है यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू कि भाई जो ऑफलाइन एजुकेशन है, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ बैठता है, चर्चा करता है, मसलों पे जाता है, कैंपस में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, आपस में मुलाकात ही नहीं होगी। मुलाकात नहीं होगी तो बात नहीं होगी, बात नहीं होगी तो मुद्दे नहीं होंगे, और मुद्दे नहीं होंगे तो कोई संघर्ष नहीं होगा। एजेंडा क्लियर है गवर्नमेंट की तरफ से तो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन चले जाएं। मूक का जो कह रहे थे डॉक्टर साहब कि 40% मूक होगा, 40 नहीं 60 भी हो जाएगा। क्या करना है उसमें, तो एक बार लेक्चर तैयार किया, फेंक दिया अपने सर्वर पे, उठाते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, कैंपसेस में ना आओ। और इसीलिए आने वाले समय में ये जो भर्ती की प्रोसेस है ये भी ख़त्म हो जाएगी, और एजुकेशन का जो ढांचा एस्टेब्लिश हुआ था बहुत लंबे समय, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो जो नई सरकार है, इसकी ये सोची समझी चाल है कि इस तरह से हायर एजुकेशन को ख़त्म करने का उनका जो एजेंडा है, थ्रू सिलेबस, थ्रू एडमिशन्स, थ्रू टाइम टेबल्स, और थ्रू दिस ऑल मल्टी डिसिप्लिनरी। हायर एजुकेशन के टीचर्स को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या पढ़ाएं, स्टूडेंट्स को भी समझ में नहीं आएगा कि उन्हें क्या पढ़ना है, इसलिए दिमाग में इतना कन्फ्यूज़न की स्टेट रहेगी, ना वो कुछ कर सकता ना वो कुछ कर सकता। तो समय की मांग निश्चित तौर पे ये है कि एजुकेशन को बचाया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये NEP को वापस रोल बैक करेंगे किसी भी स्टेज में। इसमें केवल मात्र संघर्षों से अगर कुछ निकल सकता है तो इसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश निकल सकती है। रोल बैक की तो, क्योंकि AI फैक्टो भी ये पोजीशन कहीं ना कहीं लेती दिख रही थी। अभी नागालैंड में मीटिंग थी NEC की, जो ऑल इंडिया फेडरेशन है हमारी, उसमें, और उसमें कहीं ना कहीं ये बात आती दिखाई दे रही है कि भाई NEP को रोल बैक करवाना शायद संघर्षों से इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है जो इसको रोल बैक करवा पाएगा। तो सवाल ये था कि क्या करें। वहाँ भी फिर यही निकल के आया कि इसमें जितना सुधार करवा सकते हैं सभी हम उसके ऊपर जोर लगाएं, और इसीलिए AI फैक्टो ने प्रोग्राम भी दिया हुआ है 13 सितंबर का। दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन है काफ़ी बड़ा, सभी संगठन भी होंगे, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, सब लोग होंगे उसमें। फेडकुटा भी होगी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फेडरेशन है, बाकी सब लोग भी शामिल होंगे। तो 13 सितंबर को दिल्ली में ये प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। क्योंकि दूसरा NEP जो रोल बैक की मैं बात कर रहा था, वो ये, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाया गवर्नर ऑपरेट कर रही है। वहाँ जितने भी लोग आए हुए थे NEC मीटिंग में, तमिलनाडु में टीचर मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ काम करती है, लेकिन तमिलनाडु का गवर्नमेंट तमिलनाडु के वाइस चांसलर्स की डायरेक्ट मीटिंग करता है, बिकॉज ही इज़ द चांसलर, ही कैन कॉल द वाइस चांसलर्स, और उनके थ्रू वो ऑपरेट कर रहे हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में NEP लागू करो। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती, लेकिन वो चाहते हैं। इवन केरला में भी वो लोग ये कर रहे हैं, थ्रू गवर्नर वो इस NEP को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बहुत उत्सुक है। हालांकि केरला गवर्नमेंट ने अपनी कोई अल्टरनेटिव वो किया है, एक सिस्टम सेटअप, लेकिन वो भी प्रॉपरली इसको रोल बैक नहीं करवा पाने की पोजीशन में। इवन बंगाल में भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बंगाल में तो वाइस चांसलर ही नहीं लगने दिए अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। जब ये वहाँ चांसलर थे तो झगड़ा रहा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, VCs नहीं है यूनिवर्सिटी में, दैट स्टेट इज़ रनिंग द यूनिवर्सिटीज़ विदाउट वाइस चांसलर्स। तो सभी लोग वहाँ पे यही बात कर रहे थे, सब जगह, चाहे वो झारखंड है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे राजस्थान है, इन्होंने वाया गवर्नर ऑपरेट करना शुरू कर दिया।
तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ये पता लगा कि गवर्नर इतनी पावरफुल पोस्ट है। पहले नहीं लगता था, पहले तो लगता था गवर्नर तो वैसी बोगस सी चीज़ है। अब लेकिन ये मालूम हुआ कि गवर्नर बहुत पावरफुल चीज़ है और इसके थ्रू आप अपनी पॉलिसीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ जो प्रभावित करेगी आपके भविष्य को।